हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अब चलिए आज हम एक और थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, बोल्ज़नो-वीरस्ट्रैस थ्योरम। और बोल्ज़नो-वीरस्ट्रैस थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पर लिखा है मैंने, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो हर कोई जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो अब मान लीजिए आपके पास ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है और लेट एस बी इट इज रेंज। और आप जानते हो अगर ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कब बाउंडेड होती है? जब इसका रेंज बाउंडेड होगा। इसका मतलब जो इसका रेंज है ना एस, दैट इज दिस, ये आपका बाउंडेड होगा। इसका मतलब ये क्या है? देयरफॉर एस इज अ बाउंडेड सेट। तो ये आपका बाउंडेड सेट होगा क्योंकि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस एक सेट ही होता है और सीक्वेंस तब बाउंडेड होती है जब इसका रेंज सेट बाउंडेड होगा। अब देखो, जो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस है, आप जानते हो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दी गई है उसका जो रेंज होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो जो इसका जो रेंज होगा ना इस सीक्वेंस का, वो आपके पास फाइनाइट सेट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू केसेस। तो लेट मी टॉक अबाउट केस नंबर 1, दैट इज केस फर्स्ट। Case first. If S is a finite set, if S is a finite set, अगर S finite set, इसका मतलब क्या है? इसमें finite number of terms हैं, लेकिन इसमें finite number of elements हैं, लेकिन हम जानते हैं जो रेंज में क्या आते हैं। तो रेंज में तो हमें पता है कि रेंज में आते हैं जो इसकी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब यहां पर फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट एलिमेंट्स कब आ सकते हैं? जब यहां पर ऐसी एक टर्म कम से कम मिल जाए हमें, एक या दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स जो बार बार रिपीट होंगे, जो बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल अगर मैं ये लूं, -1 रेज पावर m, तो कोई आपको बोलेगा इस सीक्वेंस का रेंज ढूंढो। इसका रेंज है ना -1, 1। इसका मतलब क्या है? दो ही एलिमेंट्स आने का मतलब है यहां पर जो -1 और 1 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो -1 इज एन एलिमेंट, इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। ठीक है, अब अगर ये एस फाइनाइट सेट है, इसका मतलब है जो यहां पर आपके पास ये टर्म्स होंगे ना सीक्वेंस के, तो एक कम से कम एक टर्म आपको मिलेगी ऐसी जो कि बार बार रिपीट होगी इस टर्म में। ठीक है, जो कि बार बार इस सीक्वेंस में आपको रिपीट होगी, तो तभी ये फाइनाइट सेट आएगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? ये सेट भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये केस फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ एफ इज अ फाइनाइट सेट, तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें एक टर्म तो आपको मिलेगी ही इस सीक्वेंस में जो बार बार रिपीट होगी। तो मैं वही लिख सकता हूं, देयरफॉर देयर एक्सिस्टेंस, देयरफॉर देयर एक्सिस्टेंस। तो लिखूं मैं देयरफॉर देयर एक्सिस्ट इज ए रियल नंबर। तो एक रियल नंबर तो कम से कम मिलेगा, रियल नंबर। देयरफॉर देयर एक्सिस्ट इज ए रियल नंबर सच दैट जो ये ए एन होगा ये उसी एल के बराबर होगा। और फॉर हाउ मेनी? फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, फॉर इनफाइनाइटली। कम से कम एक रियल नंबर तो ऐसा मिलना चाहिए नेसेसरली, अदरवाइज अगर ऐसा रियल नंबर आपको कोई ना मिले तो ये सेट फाइनाइट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इफ एस इज अ फाइनाइट सेट, देयरफॉर देयर एक्सिस्ट इज अ रियल नंबर एल such that an is equal to L for infinitely many values, for infinitely many values of n। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास ये L है, L is the term of the sequence, it is the term of the sequence। how many times? infinitely many times। तो अगर मैं इसका नेबरहुड लूं कोई L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, तो जो ये L होगा ये इस आर्बिट्री नेबरहुड में कितनी दफा होगा? तो ये इसमें इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स होगा। तो मैं बोल सकता हूं सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव जो ए एन होगा ये बिलोंग करेगा एल माइनस एप्सिलॉन को और एल प्लस एप्सिलॉन को। फॉर for infinitely many values, for
फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। तो किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए जो आपके पास ये ए एन है, ए एन किसके बराबर है, ए एन इक्वल्स टू एल, ए एन इक्वल्स टू एल, एंड एल बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। क्योंकि ये जो ये टर्म है ना ए एन इज इक्वल टू, बार बार इस सीक्वेंस में रिपीट हो रही है, क्योंकि आपके पास जो एस रेंज दिया गया है इस सीक्वेंस का जो वो फाइनाइट सेट है। तो मैं बोल सकता हूं दैट इज एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, तो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्री नेबरहुड। तो मैं बोल सकता हूं एवरी neighborhood of L contains infinitely many terms. So every neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence. तो every neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence an। तो इसका मतलब क्या है, तो जब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करे हर कोई नेबरहुड एल का, इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करे, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट एल इज अ लिमिट पॉइंट। दिस शोज दैट एल इज द लिमिट पॉइंट, this shows that L is the limit point of the sequence। तो L इस सीक्वेंस का आपका लिमिट पॉइंट है, किस, इस सीक्वेंस AN का। तो इस सीक्वेंस AN का आपको जो L है ये इसका लिमिट पॉइंट है, और दिस प्रूव्स द रिजल्ट इन दिस केस, विच प्रूव्स द रिजल्ट इन दिस केस। और इस केस में तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अगर एस फाइनाइट सेट है तो इस केस में हमने ये प्रूव किया, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस ए बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका रेंज फाइनाइट है, तो फिर इसका लिमिट पॉइंट तो आता है, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट इन दिस केस। अब केस सेकंड, अगर आपके पास जो एस होगा वो आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। केस सेकंड, तो लेट्स टॉक अबाउट द केस सेकंड। तो केस सेकंड है if S is an infinite set, अगर आपके पास जो S है ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इफ S is an infinite set, अब इनफाइनाइट सेट होने का मतलब क्या है, यहां पर आपको इस सीक्वेंस में ऐसी कोई टर्म नहीं मिलेगी जो कि बार बार रिपीट होगी, ठीक है। मिल सकती है कोई टर्म जो बार बार रिपीट होगी, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ये सीक्वेंस है ना ये सेट, इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होगी, ठीक है। और यहां पर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसकी डिस्टिंक्ट होंगी, इसका मतलब यही है। अगर आपके पास अब एस इनफाइनाइट सेट है, अब इनफाइनाइट सेट है ये, लेकिन हम जानते हैं एस आपका बाउंडेड है, सिंस एस इज बाउंडेड है, बाउंडेड क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो उसका रेंज सेट होगा वो भी बाउंडेड होगा, और रेंज सेट मैंने क्या माना था, एस के बराबर, इसका मतलब एस बाउंडेड है। तो अगर एस बाउंडेड है इसका मतलब क्या, इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, ठीक है। देयरफॉर इट्स बाउंडेड, it is bounded above as well as bounded below। तो ये बाउंडेड अबोव भी है एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी है। से बाउंडेड अबोव, चलिए बाउंड अबोव में मानोगे इसको बाय बी, एंड बाउंडेड बिलो बाय ए। तो देयरफॉर जो आपका ये सेट होगा, देयरफॉर जो आपका ये एस होगा, तो एस में बोल सकता हूं इट इज कंटेन्ड इन सम क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। क्योंकि जो हमारा सेट होगा ना रियल में वो क्या होता है, वो रियल लाइन पर ही होता है, ठीक है। तो ये आपका अगर क्लोज्ड इंटरवल ए है और ये आपका बी है, तो हर कोई एलिमेंट जो इस सेट का है ना, इस इनफाइनाइट सेट का, वो ए से बड़ा है और बी से छोटा, इसका मतलब वो इसके बीच में होगा कहीं पर। तो बोल सकता हूं ना मैं, वो एस उसका सबसेट होगा, किसका, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी का, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मानूंगा आई के बराबर से, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक प्रोसेस यूज करूंगा। अब चलिए मैं इस क्लोज इंटरवल इसके दो हिस्से करूं, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। क्या करूंगा,
नाउ वी बाइसेक्ट, नाउ वी बाइसेक्ट आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी। अब चलिए मैं आई इज इक्वल ए कमा बी को बाइसेक्ट करूंगा इंटू टू सब इंटरवल्स। तो दो सब इंटरवल्स में मैं इसको ब्रेक करूंगा, क्या करूंगा, इसको बाइसेक्ट करूंगा दो सब इंटरवल्स में। तो एक सब इंटरवल आपको मिलेगा ए कामा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसके बीच में जो पॉइंट मिलेगा कौन मिलेगा, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कामा बी। अब देखो, अब मैंने इस बड़े वाले जो इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल, इसके दो हिस्से किए, ये और ये हिस्से। तो ये इसके सब इंटरवल बन गए, यहां से यहां तक एक सब इंटरवल बन गया और यहां से यहां तक एक और सब इंटरवल बन गया। अब मैं बोलूंगा इन दो सब इंटरवल्स में कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जो कि इस सेट एस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा। ठीक है, अब इन दो सब इंटरवल्स में कम से कम ऐसा सब इंटरवल आपको एक मिलेगा जो कि इस एस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों के दोनों फाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करें, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, इसका मतलब जो आपके पास क्लोज इंटरवल ए कमा बी है, ये एस के कितने टर्म्स कंटेन करेगा, फाइनाइटली मेनी टर्म्स। और एस तो हम जानते हैं एस क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कमा बी। इसका मतलब एस खुद फाइनाइट होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस, एस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जो इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूंगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर देन एट लीस्ट वन of the subintervals, then at least one of the subintervals, then at least one of the subintervals must contain an infinite number of elements of S। ठीक है, अब क्यों मैंने रीजन बोला है, क्यों? अगर देखो कम से कम इन दोनों में से तो एक इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो कि एस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करे। अगर ये दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, इनका यूनियन अगर हम करेंगे ये तो क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी बन जाता है। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, किसकी, एस की। और हम जानते हैं एस किसका सबसेट है, क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी का। तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब एस फाइनाइट होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस, एस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वही मैं यहां पर लिखूंगा। तो मस्ट कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस because if possible suppose both the subintervals of closed interval a comma b, तो दोनों के दोनों सब इंटरवल जो इसके होंगे कौन, नेमली तो ये सब इंटरवल a कामा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड क्लोज इंटरवल a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कामा b। तो इफ बोथ द सब इंटरवल्स ऑफ I contains finite number of elements, if both the subintervals of I contains finite number of elements of S, अगर ये क्लोज इंटरवल ए कमा बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, इसका मतलब आई
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है, किसके? एस के, और एस आई के अंदर ही है, इसका मतलब एस फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि एस आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एस आपका इनफाइनाइट सेट है। देन एस मस्ट बी, it must be a it must be a finite set, it must be a finite, then S must be a finite set, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contra, तो जो contradiction है, which is a contradiction as, which is a contradiction as S is an infinite set। ये contradiction क्यों? क्योंकि इस केस नंबर सेकंड में आपका जो S है वो infinite set है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में से कम ये या ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा, ठीक है। चलिए मैं उस सेट को बोलूंगा कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेंगे, ये भी इनफाइनाइट कर सकता है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर सकता है। मैं बोल रहा हूं कम से कम दोनों में से एक तो इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए। तो देयरफॉर, तो मैं यहां पर कंक्लूड कर सकता हूं, देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ द सब इंटरवल्स, वन ऑफ द therefore at least one of the subintervals contains one of the subintervals contains infinitely many elements of S। सपोज I1 मैं उसका नाम रखूंगा, क्या रखूंगा? I1। सपोज I1 बी दैट इंटरवल, अब चलिए वो इंटरवल आप मान लीजिए वो आपका I1 है। सपोज I1 बी दैट इंटरवल विच कंटेन्स infinitely many, which contains infinitely many elements of S, which contains infinitely many elements of S, and जो what can you say about length of I1? I1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसकी लेंथ क्या होगी? ऑफ कोर्स इसकी लेंथ होगी b माइनस ए डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने I के ही दो हिस्से किए, ठीक है। अब फर्दर, अब चलिए, अब जो हमने माना है कि I1 कौन सा सब इंटरवल है अब, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, किसके? S के, ठीक है। अब चलिए इसी I1 को हम फर्दर बाइसेक्ट करेंगे। फर्दर वी बाइसेक्ट I1 इंटू टू सब इंटरवल्स, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा इसको विजुअलाइज करो आप, क्या हम कर क्या रहे हैं। अब जो I1 कौन सा सब इंटरवल था कि जो कि हमने माना कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स S के कंटेन कर रहा है। अब इसी को बाइसेक्ट करो दो इंटरवल्स में, दो सब इंटरवल्स में। तो अगर हम इसको दो सब इंटरवल्स में बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब जो हमें वहां पर इसके अंदर दो सब इंटरवल्स मिलेंगे, उन दोनों में से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जो कि S के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करे, ठीक है। क्योंकि अगर वो दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स S के कंटेन करे, तो दोनों के दोनों जो सब इंटरवल्स I1 के होंगे ना, वो फाइनाइटली मेनी टर्म्स S के कंटेन करे। इसका मतलब I1 फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स S के कंटेन करेगा, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि I1 वो सब इंटरवल है I का जो कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ S कंटेन कर रहा है। तो फर्दर वी बाइसेक्ट I1 into two sub intervals, then at least one sub interval, then at least one sub interval of I1।
तो कम से कम एक सब इंटरवल किसका, I1 का, contains infinitely many elements, contains infinitely many elements of S, contains infinitely many elements of S, because otherwise का मतलब देखो क्या, मैं बोल रहा हूं कम से कम जो दो सब इंटरवल यहां पर आपको I1 के अंदर मिलेंगे, दोनों में से कम से कम एक ऐसा सब इंटरवल आपको मिलेगा I1 का जो कि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स एस के कंटेन करे। अब अगर दोनों सब इंटरवल्स I1 के फाइनाइटली मेनी टर्म्स, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स एस के कंटेन करेगा, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स एस के कंटेन करेगा, दोनों सब इंटरवल्स किसके, I1 के। इसका मतलब I1 कंटेन करेगा फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, लेकिन I1 कंटेन कर रहा है इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज अदरवाइज I1 कंटेन्स फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ S which is a contradiction, which is a contradiction। ठीक है, तो अगर ये आपके पास यहां से यहां तक I1 था, ठीक है, यहां से यहां तक ये I1 है आपका। अब इसके मैंने दो हिस्से किए, ये एक वाला हिस्सा होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब मैं बोल रहा हूं ये या तो ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा या तो ये इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा, क्योंकि अगर दोनों के दोनों फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स एस के कंटेन करेंगे, इसका मतलब जो आपके पास ये I1 होगा ना, ये एस के, देखो इसमें भी एस के कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट, इसमें भी एस के कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर मानेंगे फाइनाइट, यहां पर भी फाइनाइट, यहां पर भी फाइनाइट, इसका मतलब I1 में एस के कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट I1 में एस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब कम से कम या तो ये सब इंटरवल या तो ये सब इंटरवल, दोनों में से एक कम से कम सब इंटरवल ऐसा मिलेगा जो कि एस के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ठीक है, अब चलिए उसको मैं नाम रखूंगा सपोज I2 be one of the sub interval, be one of the सब इंटरवल। चलिए उस सब इंटरवल का नाम मैं रखूंगा I1, सपोज I1 be one of the सब इंटरवल of I1, suppose I2 be one of the sub interval of I1 which contains infinitely many elements of S। ठीक है, एंड जो आपके पास ये लेंथ ऑफ I2 होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट लेंथ ऑफ I2, इट विल बी b माइनस a डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि हमने b माइनस a किया, पहले I1 के दो हिस्से किए। ठीक है, अब फिर इसको भी देखो, इसकी लेंथ क्या है I1 की लेंथ आपको पता है, दैट इज b माइनस a डिवाइड बाय 2। इसके भी दो हिस्से करेंगे तो जो सब इंटरवल बचेगा उसकी लेंथ क्या आएगी, b माइनस a डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 आएगा, b माइनस a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। अब चलिए अगेन हम इस I2 को बाइसेक्ट करेंगे, अगेन हमारे पास दो सब इंटरवल्स मिलेंगे, और उन दो सब इंटरवल्स में जो I2 के मिलेंगे कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा मिलेगा जो S के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, तो वही मैं लिखूंगा यहां पर, repeat this process, repeat this process of bisection। तो repeat this process of bisection at the nth stage। तो repeat this process of bisection at the nth stage। तो nth stage पे आपको क्या मिलेगा, at the nth stage we have, तो we have a सब इंटरवल, हमें एक सब इंटरवल मिलेगा। जैसे सेकंड स्टेज पे हमें सब इंटरवल मिल रहा है I2 किसका सब इंटरवल है, I1 का सब इंटरवल। इसी तरह nth स्टेज पे हमें एक सब इंटरवल मिलेगा IN, किसका सब इंटरवल, ऑफ IN माइनस 1, सब इंटरवल IN ऑफ IN माइनस 1, which contains
which contains infinitely many elements, which contains infinitely many elements of S, and जो length of in होगा that will be b minus a divided by 2 to the power of n. ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमें एक सीक्वेंस मिल रही है. क्या, कौन सी सीक्वेंस? हमें क्लोज्ड इंटरवल्स की एक सीक्वेंस मिल रही है. ठीक है, तो वी आर गेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स. तो मैं बोल सकता हूं thus we have a sequence, thus we have a sequence, thus we have a sequence of closed intervals. closed, तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल गई. किन की सीक्वेंस मिल गई? क्लोज्ड इंटरवल्स की, आयन की. such that number one जो in होगा, in plus 1 is contained in in for all n belongs to n. इसका मतलब क्या है? दैट इज, देखो इसका मतलब है i2 is contained in i1, i3 is contained in i2. ठीक है, जैसे कि ये आपको मिल रहा है, दैट इज आपको मिल रहा है जो i1 है ये कंटेन करेगा किसको? i2 को. i2 कंटेन करेगा किसको? i3 को. i3 कंटेन करेगा किसको? i4 को. सो ऑन एंड सो फोर्थ. in किसको कंटेन करेगा? ये करेगा कंटेन in प्लस 1 को. इसका मतलब आपको जो सब इंटरवल्स मिल रहे हैं, सबसे बड़ा है i1, उससे छोटा है i2, उससे छोटा है i3, उससे छोटा है i4, सो ऑन एंड सो फोर्थ. And number second, what can you say about length of ion? This is b minus a divided by 2 raised power n. What happens to this length? This approaches to 0 as n tends to infinity. Is it? अगर आप यहां पर लिमिट लगाओगे 2 raised power n approaches to infinity, तो b minus a divided by 2 power n, this approaches to 0 as n tends to infinity. तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल्स की सीक्वेंस है जो कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो रिकॉल करो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 23rd लेक्चर, जो मैंने आपको 23rd लेक्चर में पढ़ाया था, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, या जिसको कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम बोलते थे. तो वो आपको क्या बोलता था? अगर आपके पास एक सीक्वेंस है क्लोज्ड इंटरवल्स की, ये जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, फिर एक ऐसा आपको रियल नंबर मिलता है विच इज यूनिक टू ऑल द सब इंटरवल्स. ठीक है, तो आपको फिर एक यूनिक रियल नंबर मिलता है जो कि हर किसी आयन में होगा. ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. तो मैं वही लिखूंगा, देयरफॉर बाय नेस्टेड इंटरवल, देयरफॉर बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, या इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? Cantor's intersection. Therefore, by nested interval theorem and Cantor's intersection theorem, there exists a unique element. There exists a unique element x. There exists a unique element x, which is common to all the subintervals. Which is common to all the subintervals. That is, x belongs to in for all n belongs to n. या और आप इसको ऐसे बोलते, intersection n is running from 1 to infinity in, that is a singleton set x. तो ये थ्योरम मैंने आपको करवाई है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो नाउ वी कंसिडर एनी नेबरहुड. अब चले इस x का कोई नेबरहुड लो, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, तो ये इसका कोई भी नेबरहुड होगा, कोई भी आर्बिट्ररी नेबरहुड होगा ऑफ x. ठीक है,
since what happens to the length of the interval, it approaches to 0 as n tends to infinity. तो जितना आप n को बड़ा लेते जा रहे हो, what happens to this length approaches to infinity, it approaches to 0. तो जितना n बड़ा होगा उतना ये छोटा होता जाएगा, उतना ये छोटा होता जाएगा, उतना ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हम इस n को ऐसे चूज करेंगे कि ऐसा एक वक्त आने वाला कि जो आपके पास ये सब इंटरवल आयन मिल जाए ना, ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है। देखो आपके पास x ऐसे दिया गया है, चलिए विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए मैं बढ़ा लूंगा, x माइनस एप्सिलॉन, दिस x प्लस एप्सिलॉन, अदरवाइज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। देखो आपको यहां से देखो, यहां पर आपको अगर आप नजर रखोगे ना, यहां से यहां तक आपको आयन मिल रहे हैं, तो कुछ इतना बड़ा होगा, चलिए I1, I1, I2, फिर I2 उससे छोटा, इसी तरह I3 उससे भी छोटा, I4 इससे भी छोटा, फिर I5 वो इससे नजदीक आ रहा है। तो एक स्टेज कम से कम ऐसा आपको आने वाला है कि किसी nth स्टेज पर आपको ऐसा एक सब इंटरवल मिलेगा जो कि इसके अंदर आएगा, आ सकता है ना। देखो मैं जानता हूं ये आयन क्या है, इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो जितना n बड़ा होता जाए इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ डिक्रीज होने का मतलब मैं इसकी लेंथ जितनी छोटी बनाना चाहूं उतनी छोटी बना सकता हूं, ठीक है। तो I1 आपको इतना बड़ा था, उसके बाद इतना छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो एक स्टेज ऐसा भी आने वाला है कि जो ये इस आयन होगा ना, ये आयन, इसकी लेंथ इस यहां से यहां तक जो इस सब इंटरवल की लेंथ है दैट इज 2 एप्सिलॉन, इससे भी छोटी होगी। तो इसका मतलब जो ये सब इंटरवल है ना आयन, ये इसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। देखो पहले इतना बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो एक स्टेज आएगा कि ये x माइनस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन के भी अंदर आएगा। तो ये मैं कर सकता हूं क्योंकि लेंथ ऑफ आयन टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि इसकी लेंथ 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। तो सिंस लेंथ आयन अप्रोच टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं बोल सकता हूं so we can choose n such that, तो हम n को ऐसे चूज कर सकते हैं such that जो आपका ये x होगा, ये आयन में तो आएगा ही, ऑफ कोर्स x ही है, ये आयन में तो आएगा ही, लेकिन आयन खुद कहां पर होगा, वो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में होगा, ठीक है। x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन में होगा। अब एज आयन contains infinitely many elements, अब आयन कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, वी नो दैट इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया है। तो एज आयन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर ये इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करे एस की, ये खुद कहां पर, ये एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन में है, इसका मतलब ये क्या, ये कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। सो एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन contains infinitely many elements of S. And what is this epsilon? Epsilon is arbitrary. तो मैं बोल सकता हूं that is every neighborhood of X contains infinitely many elements of, तो every neighborhood of X contains infinitely many elements of S। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मनी, तो एवरी नेबरहुड ऑफ S कंटेन्स इनफाइनाइटली मनी एलिमेंट्स ऑफ S, ये इसके इनफाइनाइटली मनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा। तो अगर इसके इनफाइनाइटली मनी एलिमेंट्स कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या है, एवरी नेबरहुड ऑफ X कंटेन्स इनफाइनाइटली मनी एलिमेंट्स ऑफ S, या हम ऐसे बोल सकते हैं, और इनफाइनाइटली मनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स वो कंटेन करेगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो एक्स होगा ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो दिस शोज दैट एक्स इज द लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब जो ये एक्स है आपका, ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। एंड दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम विच प्रूव्स द रिजल्ट इन दिस केस, which proves the
रिजल्ट इन दिस केस, रिजल्ट इन दिस केस। तो ये तो आपका ये थ्योरम प्रूव हो गई। तो फर्स्ट वाला भी आपको प्रूव हो गया केस, और सेकंड वाला केस भी आपको प्रूव हो गया। आई होप आपको जो मैंने कंटेंट्स आज पढ़ा ये आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ा ये आपको समझ आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।